हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज यहाँ पर हम जो हिंदी साहित्य की सीरीज हमारी चल रही है उसमें रीतिकाल को पढ़ने वाले हैं। रीतिकाल के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम देखेंगे। 40+ हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप सभी जो भी क्लास को देख रहे हैं आप पूरी क्लास देखें। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी तैयारी एग्ज़ाम की अगर आप कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट की स्पेशली हमारी क्लासेस चल रही हैं चैनल पर। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड हिंदी के लिए दोनों का, ठीक है। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्लीज़ जो भी बहन भाई जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, और भाई प्लीज़ शेयर कर दिया करो। थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी मेहनत कर पाऊँगी, ठीक है। तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ ज़रूर करें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? इनमें से कौन से कवि हैं जो जिनके आश्रयदाता कौन थे? जयपुर नरेश प्रताप शाही, ठीक है। जयपुर के राजा थे प्रताप शाही। उनके दरबार में कौन से कवि रहते थे? बिहारी, पद्माकर, सेनापति या फिर मतीराम। तो प्रताप शाही के जो दरबार में रहते थे, प्रताप प से प्रताप और प से ही होता है पद्माकर, ठीक है। तो ये पद्माकर इनके दरबार में रहते थे प्रताप शाही के में, ठीक है, जो कि जयपुर नरेश थे। इनमें से कौन सा कवि है जो इटावा का निवासी माना जाता है? कौन सा कवि है इटावा का निवासी माना जाता है? इटावा, घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी या फिर देव। तो इनमें से जो देव कवि हैं, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो देव कवि हैं ये इटावा के निवासी माने जाते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताना है आपको। व्यंग्यार्थ कौमुदी किस कवि की रचना है? गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ या फिर दूल्हा कवि। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? प्रताप शाही। कौन है ये? प्रताप शाही, ठीक है, ध्यान रख लेना। व्यंग्यार्थ प्रताप। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, ये पंक्ति किस कवि की है? केशवदास, मतीराम, बिहारी या फिर घनानंद। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये बिहारी की पंक्ति है। किसकी है? बिहारी की है, जो कि रीति मुक्त कवि माने जाते, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, ठीक है, उनकी है ये। कवि कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है और किसने कहा था? कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। और किसको कहा था? तो ये केशवदास को कहा था। किसको कहा था? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सूदन कवि, भूषण कवि, ग्वाल कवि या फिर गोप कवि। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ये इन्होंने शिवराज भूषण के नाम से, मतलब शिवराज के जो दरबार में रहते थे वो भूषण थे, ठीक है। और इन्होंने ही इनको लेकर के मतलब जो यह रचना वो की थी। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं, यह कथन किसका है? हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, ठीक है। लक्षण ग्रंथों की परिपाटी का मतलब है जो रीतिबद्ध हैं, जो रीति के जो भी लक्षण हैं उन पर रह करके उनको अपना करके जिन्होंने रचनाएं की हैं वे को कवि हैं, सबके सब आचार्य कोटि में नहीं आते, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। तो ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न व्राजई कविता बनीता मित, ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या हो जाते हैं? धोखा खा जाते हैं, समझ में ही नहीं आता
कि ये किसका है। यहाँ पे तो भूषण आपको दे नहीं रखा है ऑप्शन में, अदरवाइज जब ये पेपर में आया है तो इसमें भूषण कवि भूषण का नाम दे रखा होता है, और वहाँ पे भूषण का नाम देखते ही क्वेश्चन में भूषण है और भूषण का ऑप्शन देखते ही हम इसमें भूषण कर देते हैं, लेकिन ये भूषण का नहीं है। तो बताएं ये किसका है। कविता वनिता मित्र, ये याद रख लेना, ये किसका है, केशव दास का। भानुदत्त की रस मंजरी, भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। भानुदत्त की रस मंजरी, रस मंजरी जो है रस निरूपक ग्रंथ है, तो रस निरूपक ग्रंथों की ही रचना किसने की है, रीति आचार्यों के द्वारा की गई है। रीतिकाल के कवियों को आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है। रीतिकाल के जो कवि हैं उन सबको आचार्य न मानने का कौन सा कारण इनमें नहीं है। किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सके, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, इनका ज्ञान एकांगी एवं सीमित था, इनमें सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव था। तो कौन सा कारण इनमें से नहीं है, तो ये बी कारण इनका नहीं है, इनमें कवित्व शक्ति का अभाव था, ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से इनको आचार्य नहीं माना जाता, ये गलत है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है। कवि शिक्षक आचार्य, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो रीति ग्रंथकार हैं, रीतिबद्ध जिनको बोला जाता है, वो कौन क्या माना है उनको, कवि शिक्षक आचार्य। ठीक है, वो कवि भी हैं और वो आचार्य भी हैं, ऐसा उनका मानना है। इनमें से कौन है जो कि रीतिकाल के कवि नहीं हैं। याकूब खान, रस खान, दूल्हा कवि और बेनी कवि। तो इनमें से कौन से कवि हैं जो कि किस में नहीं आते, ये रीतिकाल में नहीं आते, बल्कि ये भक्ति काल के कवि हैं। किसके हैं, भक्ति काल। पीछे हमने इनकी बहुत सारी रचनाएं, जन्म वगैरह पढ़ा था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास हम भक्ति काल की ले चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है भक्ति काल, आदिकाल और हिंदी साहित्य के जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट, एचपीएससी, एचटेट सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं। इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है। इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, ये पंक्ति किस कवि की है। घनानंद, मतीराम, बिहारी या फिर देव कवि की है। इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, ये बिहारी की पंक्ति है। किसकी है ये, बिहारी की पंक्ति है। ठीक है, जो कि रीति सिद्ध कवि हैं, इनका ये भी ध्यान रख लेना, ये रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनका ही नाम मेनली इसमें लिया जाता है। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है। रीतिकालीन काव्य की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है। रीति निरूपण ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, चमत्कार प्रदर्शन भी था, राष्ट्रीय भावना नहीं है और श्रृंगार रस की प्रमुखता इसमें तो मेन मुख्य रूप से रखी गई है। श्रृंगार रस तो यहाँ पर सबसे मेन है, लेकिन जो राष्ट्रीय भावना है वो इस की जो विशेषता है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक भूषण थे जिन्होंने थोड़ी बहुत अपनी मतलब दिखाई थी, जिन्होंने राष्ट्रीय जागरूकता के लिए या फिर थोड़े बहुत 2-3 लिखे थे काव्य, बाकी किसी ने नहीं लिखे। बनन में बागन में बरग्यो बसंत है, ये पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है। बनन में बागन में बगर्यो बसंत है, ये पंक्ति किस कवि की है। पद्माकर, सेनापति, रीतिकाल ग्वाल कवि या फिर भिखारी दास, तो ये किस कवि की है, सेनापति की। किसकी है ये, सेनापति की है, जिन्होंने बनन में बागन में बरग्यो बसंत है ये पंक्ति लिखी है। रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी जी ने किया है। रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर, ये ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु या फिर बसंत ऋतु। तो ये किस में होता है, झरती दान मधुनीर, ये बसंत ऋतु की क्या की है, विशेषता बताइए, वर्णन किया है किसने, बिहारी लाल ने।
ठीक है, वसंत ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख किसको थी, किसके लिए आचार्य शुक्ल ने कथन कहा है? बिहारी घनानंद पद्माकर या फिर सेनापति। तो ये इन्होंने बोला है किसके लिए? घनानंद के लिए। ठीक है, जो कि रीति मुक्त कवि माने जाते हैं, वो भी सबसे मुख्य है। ठीक है, रीति मुक्त कवि हैं ये। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद सिंह मिश्र, लाला भगवान दास या फिर आचार्य शुक्ल। तो प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक इन्होंने ये घनानंद के बारे में कहा है। और किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने। किसके बारे में कहा है? ये घनानंद के बारे में कहा है। प्रेम की पीर का कवि भी घनानंद को इन्होंने ही बोला था। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानपन बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानपन बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, मतीराम, ग्वाल कवि या फिर घनानंद। अति सूधो स्नेह को मारा गया, ये इतनी ही पूछी जाती है ज़्यादातर पेपर में, और ये घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, याद रख लेना। यह प्रेम को पंथ कराल, महा तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? यह प्रेम को पंथ कराल, महा तरवारी की धार पे धावनो है, ये घनानंद, बोधा, आलम या फिर ठाकुर कवि किसकी है ये? तो ये जो पंक्ति है ये बोधा कवि की है। किसकी है? बोधा कवि की है। अगर यहाँ पे भूषण होता तो आप में से आधे से मतलब मोस्टली बच्चे क्या करते? भूषण टिका देते, लेकिन इसमें भूषण नहीं है। धार पे धावनो है, ये बोधा की पंक्तियाँ हैं। नैनन में जे सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुनियो करें। नैनन में जे सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुनियो करें, इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन है? बोधा, आलम, ठाकुर या ग्वाल कवि। नैनन में जे सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुन्यो, ये आलम की है। किसकी है? आलम की। आलम कवि भी कौन है? बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर, ये सारे के सारे किस में आते हैं? तो ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कि केशव दास का नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण या फिर रतन बावनी। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो केशव का नहीं है? तो विज्ञान गीता केशव दास का है, जहांगीर जस चंद्रिका है, रतन बावनी है, लेकिन जो भाषा भूषण है वो इनका क्या नहीं है? ग्रंथ नहीं माना जाता। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशव, मतीराम, तुलसी या फिर लाल कवि। इनमें से किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो ये केशव दास की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनुरेक गई न तरी, यह पंक्ति किस कवि की है? सिंधु तरयो उनको बनरा, सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनुरेक गई न तरी, ये पंक्ति किस कवि की है? घनानंद, केशवदास, पद्माकर या फिर सेनापति। तो ये जो पंक्ति है ये भी किसकी है? केशवदास की है। ठीक है, सिंधु तरयो उनको बनरा, इतना बस याद रख लेना, केशवदास की है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यह पंक्ति किस कवि की है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, पद्माकर, सूदन, भूषण या फिर चिंतामणि। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? भूषण की हैं। किसकी हैं? भूषण की। ठीक है, भूषण कवि की हैं। भूषण का कौन सा ग्रंथ है इनमें से जो रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण, सेवा बावनी, छत्रसाल दशक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूषण का कौन सा ग्रंथ है जो रीति ग्रंथ है? तो ये है शिवराज भूषण। कौन सा है? शिवराज भूषण। ठीक है, ये रीति ग्रंथ है।
किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? पद्माकर, सेनापति, देव या भूषण? तो ये भूषण की में ही लगाया था, ठीक है, भूषण की पालकी में लगाया था। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? शिवराज भूषण क्या है? ये अलंकार ग्रंथ है और अलंकारों की संख्या इसमें कितनी है? तो ये 105 है। कितनी है? 105, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर हास्य रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए में कौन सा रस माना गया है? ये है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस है। मुरली धरी लुकाए, ठीक है, मुरली मतलब उनके हाथों में क्या है, मतलब सज रही है, इस प्रकार से इसमें कहा गया है, तो श्रृंगार रस है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? चिंतामणि, भूषण, बिहारी या फिर घनानंद ने किया है? बताइए। भाषा की समाज शक्ति का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया है वो किसने किया है? तो ये बिहारी जी ने किया है। किसने? बिहारी जी ने। इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? तो बिहारी सतसई, मतीराम सतसई, सुजान चरित या फिर भाषा भूषण? तो ये बिहारी सतसई पर ही होती हैं, ठीक है। सर्वाधिक टीकाएं आज तक जो लिखी गई हैं वो बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति शायद आपने कभी भी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है हिंदी साहित्य को तो ज़रूर आपको पता होगा। ये वही पंक्ति है जब बिहारी जी ने, जो जयपुर नरेश थे, ठीक है, जयसिंह, और उनको लिखी थी। और किसके लिए? उनकी जो नव विवाहिता पत्नी थी उसके लिए, जो कि केवल बहुत ही मतलब कम उम्र की थी, शायद 15-16 साल। तो इसीलिए उसके लिए लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल। अभी तो इसका पूरी तरह से विकास भी नहीं हुआ। अभी तो जब पूरी तरह से विकास हो जाएगा तब तो तुम इसे छोड़ के ही नहीं जाओगे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से अपने जो सिंहासन था, जो दरबार था, उसमें आए ही नहीं थे उनको छोड़ करके। तब उन्होंने पंक्ति लिखी थी। तो ये बिहारी जी की पंक्ति है, याद रख लेना। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? देव, पद्माकर, बेनी प्रवीण या फिर रसलीन? तो अंतिम जो लक्षण ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं वो हैं पद्माकर जी। कौन है? पद्माकर। नाम याद रख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है, ये बाद में ही आते हैं। इश्क लता के रचनाकार का क्या नाम है? ये इस तरह की क्या है, दो हमारे पास रचना आती हैं, एक इश्क लता और एक इश्क नामा, ठीक है। तो इश्क लता के रचनाकार का नाम आपको यहाँ पर बताना है। लता किसने लिखी है? बोधा, आलम, ठाकुर या फिर घनानंद? तो ये किसकी है? बोधा की है, ठीक है। एक इश्क नामा आती है, वो किसकी होती है? वो घनानंद की है, ठीक है। हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रख लेना इनको। तुलसी गंग दुआ भये सुखविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? तुलसी गंग दुआ भये सुखविन के सरदार, ये पंक्ति किसकी है? केशव दास, चिंतामणि, भिखारी दास या फिर रहीम दास? तुलसी गंग दुआ भये सुखविन के सरदार, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भिखारी दास की पंक्ति है। किसकी है? भिखारी दास की, ठीक है, याद रख लेना। ये भी रीतिकाल के ही कवि हैं भिखारी दास। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? पद्माभरण का इन्होंने ग्रंथ लिखा था पद्माभरण। तो राज प्रशस्ति, रस निरूपण, नीति प्रतिपादन या फिर अलंकार निरूपण? तो जो पद्माभरण है ये क्या है? अलंकार निरूपण ग्रंथ है, ठीक है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है पद्माभरण, ये याद रखना। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, क्या ये क्वेश्चन आपको सारे याद हैं या फिर आपका रिवीजन हो रहा है अच्छे से, या पढ़े नहीं हैं? तो प्लीज़ बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके। अच्छा लगता है थोड़ा बहुत फीडबैक मिलना, बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब 100% या 1001% बहुत नेसेसरी है ये फीडबैक आप दिया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्वेश्चन कैसे लगे हैं, ताकि जो दूसरा बंदा है सामने वाला तो थोड़ा सा उसको मतलब ये मोटिवेशन मिल सके
अगर कुछ सुधार करना है तो वो कर सके अपनी तरफ से। तो प्लीज़ ज़रूर बताया करो, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है ज़रूर कर लेना, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप सभी से, ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतनी अच्छा कंटेंट मैं लेके आ रही हूँ, दिन रात मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझें और शेयर करें, सपोर्ट करें। तो चलते हैं, अभी हमारे कुछ क्वेश्चन और हैं यहाँ पर, उनको भी देख लेते हैं। रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? श्रृंगार, रस चित्रण, रीति निरूपण, राज प्रशस्ति या फिर भक्ति भावना। तो इसमें आप जानते हैं जो भी घनानंद बोधा आलम ठाकुर ये कवि थे, रीति मुक्त के धारा के कवि हैं, और इन्होंने सबने श्रृंगारिक काव्य जरूर किए हैं, मतलब ज़्यादा किए हैं। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? तो रीतिकाल का कौन सा कवि है जिन्होंने श्रृंगार कवि रचना भी की है, वीर भी और भक्ति रस की भी? घनानंद, भूषण, पद्माकर या फिर सेनापति? तो एक किसने लिखी है? पद्माकर ने, ठीक है। इन्होंने श्रृंगारिक कविताएं भी लिखी हैं, वीर भी लिखी हैं, वीर काव्य भी लिखे हैं और भक्ति रस की भी लिखी हैं। इनमें से कौन सा कवि है जो कि रीति मुक्त धारा का नहीं है? रसलीन, बोधा, आलम ठाकुर, इनका तो नाम मैं तब से ही ले रही हूँ, लेकिन जो रसलीन है वो रीति मुक्त धारा के नहीं है, बल्कि ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनमें से कौन सा रीति काव्य का भेद नहीं है? रीतिबद्ध, रीति भुक्त, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो ये रीति भुक्त इसमें नहीं आता। रीति की 3 काव्य धाराएं हैं। कौन कौन सी? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, कथा काव्य या फिर चंपू काव्य? तो रीतिकाल में जो काव्य किए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो किस में किए गए हैं? मुक्तक काव्य लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? मुक्तक काव्य। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? बिहारी जी इसमें लिखते हैं कि उन्होंने जो बिहारी सतसई है उसका स्रोत कहाँ, किस किस को बनाया है, लेकिन इनमें से कौन सा है जो कि बिहारी सतसई पर जिसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद, अमरूक शतक, गाथा सप्तशती या फिर आर्य सप्तशती? तो इन तीनों का प्रभाव है, तीनों इसके स्रोत हैं, लेकिन जो गीत गोविंद है जयदेव का है गीत गोविंद, इस ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। बाकी अमरूक शतक, गाथा सप्तशती और आर्य सप्तशती, ये तीनों क्या हैं? इसके स्रोत माने जाते हैं, किसके? बिहारी सतसई के। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कि रीति ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, पद्मावरण, बिहारी सतसई या फिर कवि प्रिया? बताइए इनमें से कौन सा है जो कि रीति ग्रंथ नहीं है? तो ये सारे हैं, लेकिन जो बिहारी सतसई है वो नहीं है, वो रीति सिद्ध है, रीति ग्रंथ नहीं है, ठीक है। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है। जो रीतिबद्ध कवि हैं उनकी तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह सुजान प्रेरित है। सुजान कौन थी? घनानंद की प्रेमिका थी, ठीक है, जिसको आधार बना करके उन्होंने अपनी रचनाएं की थी। मानसल है, अलौकिक है, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। तो क्या आएगा इसमें? बिल्कुल ये स्वानुभूत है और स्वच्छंद है, मतलब अपनी अनुभूति के आधार पर उन्होंने ये जो रचनाएं हैं घनानंद ने वो की हैं, और स्वच्छंद है, बिल्कुल मुक्तक हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो रीतिबद्ध कवि इनमें से कौन सा नहीं है? मतीराम, द्विजदेव, पद्माकर या ग्वाल कवि? तो जो द्विजदेव हैं ये रीति सिद्ध कवि में आते हैं। किस में आते हैं? रीति सिद्ध में आते हैं, रीति सिद्ध में, ना कि रीतिबद्ध में आते हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं? रीतिबद्ध कवि। रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? पद्माकर, सेनापति, द्विजदेव या फिर ग्वाल कवि? तो ये द्विजदेव को ही माना जाता है। किसको मानते हैं? द्विजदेव को। अंतिम श्रृंगारी कवि हैं लास्ट वाले, इनको बिल्कुल याद रखना बहुत अच्छे से। निम्नलिखित कवि के जन्म काल का विकल्प गलत है। कौन का, किसका है इसमें से जो जन्म काल का विकल्प है वो गलत है? केशव दास, ये 1560 में इनका जन्म हुआ था, है ना। बिहारी 1590 में नहीं है, ये नहीं है। केशव दास का जन्म 1560 सही है। मतीराम 1604, भूषण 1613। बिहारी का जन्म कब हुआ था ये मुझे आप कहीं से सर्च करके कमेंट में बताना, ठीक है। सारा काम मैं ही क्यों करूं, आप भी थोड़ा बहुत कुछ करें, ये क्वेश्चन है आपके लिए।
तो बिहारी बिहारी का जन्म कब हुआ था, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट करके। चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए, ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है। चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए, ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है, तो ये केशवदास से संबंधित है। किससे है, केशवदास से। तो प्लीज़ भाई लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर ज़रूर करना। बताना मुझे आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। ओके, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।